Hello, welcome back and good afternoon everybody. Now we are going to study NASA Gatru. But before starting the role, I wish you teach anatomy of nose as per Ayurvedic as well as modern view. So let's begin our lecture with anatomy of nose, which is very important. So let's start the lecture. So anatomy of nose. तो सबसे पहले हम इसमें आयुर्वेद मतानुसार नासा शरीर का वर्णन करेंगे। तो नासा फुट का प्रमाण जो है वो 2 अंगुल है। तो शायद तुम्हें अभी याद होगा या नहीं होगा, पर अगर नहीं याद है तो उसको देख लो। यहाँ नासा फुट का प्रमाण 2 अंगुल है। तो जब हमने कर्ण शरीर पढ़ा था तो वह कर्ण का प्रमाण 4 अंगुल बताया था। तो ये नासा फुट का प्रमाण 2 अंगुल जो है सूत्र स्थान अध्याय 35 के 13वें श्लोक में है। उसके बाद नासा अस्थि। सुश्रुत ने 3 नासा अस्थियों का वर्णन किया है। ये शरीर स्थान के अध्याय 5 के 21वें अध्याय में है। जबकि चरक ने 1 अस्थि का वर्णन किया है। चरक शरीर स्थान अध्याय 7 के 6वें श्लोक में। यहाँ भी कर्ण के शरीर से अगर हम कंपेयर करें तो सुश्रुत ने अस्थि 1 मानी थी, यहाँ 3 मानी है। फिर संधि की बात करें, सुश्रुत ने 1 संधि मानी है नासा में, नासापुट में, जो कि सुश्रुत शरीर स्थान अध्याय 5 का 30वां श्लोक है। तो कर्ण में भी 1 ही संधि मानी गई थी। अब पेशी पे आते हैं तो सुश्रुत ने 2 पेशियां मानी है सुश्रुत शरीर स्थान अध्याय 5 के 48वें श्लोक में, और कर्ण में भी 2 ही पेशियां मानी गई थी। अब आता है सिराओं की। तो सुश्रुत ने नासा में 24 सिराओं का वर्णन किया है, जबकि कर्ण में 10 सिराओं का वर्णन किया गया था। तो इस प्रकार से इस कंपैरेटिव स्टडी को आप अगर लर्न कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये कंफ्यूज करते हैं। तो जिस प्रकार से इसको आप अगर एक जगह लिख लोगे, नोट कर लोगे, तो आपको भूलने का कोई चांस नहीं रहेगा। अब यहाँ सिराएं 24 है, वहां पे 10 मानी है। यहाँ पे पेशी अगर 2 मानी है तो वहां पे भी मानी है। अगर संधि वहां कर्ण में 1 मानी है तो यहाँ पे भी 1 मानी है। तो ये सारी चीजें तभी याद रहेंगी अगर आप इनको कंपैरेटिवली स्टडी कर लोगे। फिर मर्म की बात आती है। मर्म के विषय में आचार्य कहते हैं, आचार्य सुश्रुत के अध्याय में 6 में कहा गया है, कोटेशन नंबर 28 में, ग्राणम मार्ग स्रोत मार्ग प्रतिपदे अभ्यंतर फणे तत्र गम्यज्ञानम। मतलब ज्ञान मार्ग के दोनों और भीतर स्रोत मार्ग में 2 फण मर्म लगे होते हैं, जिनके विद होने पर गम ज्ञान का भाव होता है। तो यहाँ पे 2 फण मर्मों का वर्णन किया है। तो कर्ण में भी 2 मर्म होते हैं, जिनको विदुर मर्म के नाम से जाना जाता है। तो वहां विदुर मर्म 2 होते हैं, यहाँ फण मर्म 2 है। इसके पश्चात जो नासा में जो वर्णित है वो है श्रृंगाटक मर्म। इसके विषय में बोला, ग्राणा श्रोताक्षी जीवा संतर पीणानाम शरणाम मध्य सिराक्षनिपात श्रृंगटाकानि तानि चत्वारि मर्माणि तत्रापि सद्य वर्णनानि। ये इसका वर्णन सूत्र सूक्ष्म शरीर स्थान के अध्याय 6 में 28वें श्लोक में है, जिसमें कहा कि श्रृंगाटक मर्म 4 होते हैं तथा वे नासिका, क्षोध, अक्षी और जीवा को
संदर्पण करने वाली सिराओं के बीच में सिराओं के समुदायात्मक है। उस स्थान पर चोट लगने पर सद्य मृत्यु होती है। तो फणमर्म 2 होते हैं, श्रृंगारक मर्म 4 होते हैं नासा में। तो ये आयुर्वेदिक क्रिया आयुर्वेदिक रचना शरीर था, नासा का मॉडर्न भी आते हैं। तो फर्स्ट ऑन एक्सटर्नल नोज, the external nose is pyramidal in shape, has anterior border called dorsum and 2 lateral sides. Root of the external nose lies upwards. Base of the external nose is directed downwards. Apex of the external nose is called the tip of the nose. The septum below the tip of the nose is called palmula. The openings of nose to ear is called nostrils and ear nares, which are openings through which are air enters nasal cavities. So this can be explained by this diagram. So ये root of the nose is directed upward. ये dorsum of the nose है. ये जो pointed part है, ये tip of the nose है. इसके नीचे ये जो septum में divided part है वो palmula है. ये nostrils हैं. तो ये एक्सटर्नल नोज के फीचर्स हैं जो कि हमने यहाँ पे अभी स्टडी किए थे। तो इस डायग्राम के थ्रू आप इसको स्टडी कर सकते हैं। Then the external nose is composed of 2 parts. हमें याद होना चाहिए कि जो ईयर भी है, एक्सटर्नल ईयर भी, it is divided into 2 parts. Outer 1/3 and 2/3. Outer 1/3 is about 8, that is about 8 mm, that is cartilaginous part, and inner 2/3 that is bony part, that is 16 mm. तो एक्सटर्नल नोज भी 2 पार्ट्स से कंपोज होता है। इसमें अपर बोनी पार्ट होता है और लोअर कार्टिलेजिनस पार्ट होता है। तो ये नेजल बोन है, ये नेजल सेप्टम दिख रहा है, ये अपर लेजल लेटरल कार्टिलेज है और ये लोअर लेटरल कार्टिलेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपर बोनी पार्ट की। अपर 1/3 इज बोनी विच इज कंपोज्ड ऑफ, तो जो ऊपर का 1/3 पार्ट है वो बोनी है जो कि निमेलिक बोन से बना है। नेजल बोन्स विच आर्टिकुलेट इनटू टुगेदर इन द मिडलाइन, सेंटर में जो नेजल बोन्स से बना है। nasal process of frontal bone and nasal process of maxillary bone. तो ये बोन जो है बोनी पार्ट को फॉर्म करती है। तो लोअर कार्टिलेजिनस पार्ट जो है दैट इज लोअर 2/3 और ये कंपोज होता है अपर लेटरल कार्टिलेजेस, लोअर लेटरल कार्टिलेजेस, इनको अलार कार्टिलेजेस भी कहते हैं, एंड लेसर अलार कार्टिलेज आल्सो नोन एज स्मॉल कार्टिलेजेस। तो कार्टिलेजिनस पार्ट में अपर लेटरल कार्टिलेज, लोअर लेटरल कार्टिलेज एंड लेसर अलार कार्टिलेज ये प्रेजेंट होते हैं। लोअर लेटरल कार्टिलेज को अलार कार्टिलेज भी कहते हैं। लेसर अलार कार्टिलेज इज आल्सो नोन एज स्मॉल कार्टिलेज। Then septal cartilage, then coming to the muscles. तो जो नोज में मसल्स होती हैं वो 5 होती है।
procerus nasalis, that is transverse and alar parts. Then levator labii, that is superior iliac anterior and posterior dilator nares, and depressor subtype. So procerus nasalis, levator labii, superior iliac anterior and posterior dilator nares और depressor subtype जो मसल्स हैं नोज की, ये आपको एक्सटर्नल नोज की मसल्स हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है. These cover the osteocartilaginous framework and movement of nasal tip. Ala and the overlying skin is dependent upon these muscles. तो ये osteocartilaginous framework को cover करती हैं और and nasal tip की movement, ala की movement और skin की movement इन muscles पे depend करती है. Then coming to nasal skin. The skin covering the nasal bones and upper lateral cartilages is thin and moves freely. तो skin जो nasal bone और upper lateral cartilage को cover करती है वो thin and move freely move करती है. The covering the alar cartilage is thick and adherent. आप हाथ लगा के इसको feel कर सकते हैं. यहाँ पे जो है nasal bone को cover कर रहा है, यहाँ पे जो cartilage को cover कर रही है skin. Then coming to blood supply, alar and septal branches of facial artery, dorsal nasal branch of facial artery, and infraorbital branch of maxillary artery. तो facial artery के जो branches हैं, तीन branches, and infraorbital branch of maxillary artery, external nose की blood supply के लिए responsible है. Then coming to nerve supply, infratrochlear and external nasal branch of ophthalmic nerve, infraorbital branch of maxillary nerve. So यहाँ तक हमारा एक्सटर्नल ईयर था. अब हमारा इंटरनल ईयर स्टार्ट होता है. तो इंटरनल ईयर में सबसे पहले नेजल वेस्टिब्यूल. Nasal vestibule is a skin-lined part of nasal cavity जिसमें कि hair follicles, sebaceous glands and sweat glands present होते हैं. Upper limit on the lateral wall is marked by limon nosi, the nasal valve. Its medial wall is formed by columella and lower part of the nasal septum up to the mucocutaneous junction. तो इसकी लेटरल वॉल जो है वेस्टिब्यूल की लेमनाइसा से फॉर्म होती है जो कि नेजल वॉल में होता है, और इसकी मिडिल वॉल इज फॉर्म बाय कॉलमुला जो कि सेप्टल पार्ट होता है, एंड लोअर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम अप टू द म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन. देन कमिंग टू नेजल कैविटी आफ्टर नेजल वेस्टिब्यूल. नेजल कैविटी हैज 4 walls. शायद आपको याद होगा कि ईयर की कितनी वॉल्स थी. मिडिल ईयर की 6 walls थी. एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल लेटरल रूफ एंड फ्लोर, इसकी 4 walls हैं नेजल कैविटी. रूफ, फ्लोर, मीडियल वॉल, लेटरल वॉल. तो ये चारों तो ईयर के समान ही हैं. मिडिल ईयर के समान 2 ही हैं जो उसमें ज्यादा थी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. देन कमिंग टू फर्स्ट रूफ. Roof of a nasal cavity is 7 centimeter long and 1 to 2 millimeter wide. Is a narrow space. Its anterior sloping part is formed by nasal bones. Posterior sloping part is formed by body of sphenoid bone. Middle horizontal part is formed by cribriform plate of ethmoid.
So anterior sloping part by nasal bones, posterior sloping part by sphenoid bone, and the horizontal part by pubiform plate of the ethmoid. Then coming to floor, anterior 3/4 of floor is found by palatine process of maxilla, and posterior 1/4 is found by horizontal plate of the palatine bone. Maxilla और palatine bones इसका floor formation होती है. Then coming to medial wall, that is nasal septum. The nasal septum is median osteocartilaginous partition between two halves of the nasal cavity. जो nasal septum है, ये osteocartilaginous partition होती है जो दो nasal cavity के बीच में present होती है. On each side, nasal cavity is covered by mucous membrane. Nasal septum forms the medial wall of both nasal cavities. ये both nasal cavities की medial wall form करती है और mucous membrane से covered होती है. The bony part of nasal septum is formed entirely by the perpendicular plate of ethmoid, the vomer. However, its margins receive contributions from the perpendicular plate of ethmoid or the vomer, जो इसके most of the part को form करती है. However, its margins जो है वो contributions receive करती हैं from the nasal spine of the frontal bone, rostrum of the sphenoid, nasal crest of the nasal palatine and maxillary bones. तो ये डायग्राम में शो करके रखा है. Nasal spine of frontal bone, crest of nasal bone, perpendicular plate of ethmoid, subtler cartilage bone और rostrum of spine. तो ये एक बार आप देख लेना. ये not nasal septum है. Then bones of medial wall of nasal cavity. तो bones की बात करें तो हम ये हमने पहले ही देख चुके हैं bones. इस स्लाइड में यहाँ पे डायग्राम में क्लियर नहीं है. The cartilaginous part is of the nasal septum is formed by septal cartilage. The septal process of inferior nasal cartilages. So these two cartilages form the septum का nasal cartilage. Septum के nasal cartilage को form करते हैं. Then coming to blood supply of nasal septum. Nasal septum is supplied by the following arteries: internal carotid system, which contain anterior ethmoidal artery and posterior ethmoidal artery. Then external carotid system, which contains sphenopalatine artery, a branch of maxillary artery, septal branch of greater palatine artery, which is branch of maxillary artery, and septal branch of superior limbary artery, branch of facial artery. So two branches of maxillary artery and one branch of facial artery are responsible for its blood display, including internal carotid system arteries too. Then coming to Little's area of Hazelback's plexus, which is located in anterior inferior part of the nasal septum. The anterior inferior part of nasal septum, just the vestibule, is prominent site for epistaxis. ये epistaxis या रक्तपित्त का prominent site है and contains anastomosis between the following arteries. और यहाँ पे चार arteries की anastomosis होती है. First is anterior ethmoidal artery, then sphenopalatine artery, then greater palatine artery, and septal branch of superior labial artery. तो यहाँ पे 4 arteries की
जो है एनास्टोमोसिस होती है, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। Their corresponding is form and anastomosis zero. Then coming to nerve supply, nasal septum is supplied branches of spinopalatin, ganglion, and the anterior ethmoidal nerve. Lymphatic drainage is through anterior half to the submandibular nodes, posterior half to the retropharyngeal and deep cervical nodes, are responsible for lymphatic drainage of the nose or nasal septum. And coming to lateral wall of nose, nasal turbinates. There are three nasal turbinates. The turbinates are the most prominent feature of the lateral nasal wall. They are usually 3 or sometimes 4 in number. ज़्यादातर ये 3 ही होते हैं, कई लोगों में 4 होता है। उनका सुप्रीम और सुप्रीम turbinate. These turbinate appear as scrolls of bone. ये bone के scrolls के टाइप होते हैं, delicate होते हैं, and covered by ciliated columnar epithelium. ये ciliated columnar epithelium से covered होते हैं. These turbinates sometimes contain an air cell in which it is termed as concha. अगर इसमें air cell present हो तो उसको concha कहते हैं. तो ये हम देख सकते हैं turbinates को, superior, inferior, superior, middle और inferior को. ये जो turbinates are, they project from the lateral wall of the node. Out of these turbinates, the following are present in all individuals: superior turbinates, middle turbinate, inferior turbinate. A small supreme turbinate may be present in some individuals. तो supreme turbinate जो है कई लोगों में होता है, बाकी सब में 3 turbinates present होते हैं: superior, middle और inferior. Among these turbinates, the superior and middle turbinates are components of the ethmoid complex, whereas the inferior turbinate is a separate one. Commonly, a prominence may be seen at the anterior attachment of the middle turbinate. तो middle turbinate के anterior attachment पे हम एक prominence देख सकते हैं. This prominence is known as Agar-Nasi cell. Then coming to middle meatus. The middle meatus lie between the middle turbinate and the lateral nasal wall. The middle turbinate is part of the ethmoidal complex. The important landmarks in the osteomiddle, that is OM complex areas, are uncinate process, arteries amyloidosis. First, concerning uncinate process, it is loop-like structure running in from anterior-superior to posterior-inferior direction. Its posterior border is sharp and located parallel to anterior border of bulla ethmoidalis. तो ये loop-like structure होता है जो anterior-superior से posterior-inferior direction में की तरफ जाता है. Then hiatus amyloidosis जो होता है, it is space bounded above by bulla ethmoidalis and below and in front by uncinate process. Following sinus open into it. Hiatus amyloidosis में जो sinus खुलती है वो है
anterior ethmoidal, maxillary sinus. तो थर्ड पार्ट जो है वो इनफ्यूंडिबुलम है. It is short passage at the lateral end of hiatus simulinaris. ये hiatus simulinaris के anterior में एक short passage होता है. These sinuses have been divided into the anterior and posterior groups. The anterior group of sinus are frontal maxillary and anterior ethmoidal sinus. These sinuses drain into the middle meatus that is under the middle turbinate. Then coming to inferior meatus, nasolacrimal ducts open into the inferior meatus at the junction of anterior 1/3 and posterior 2/3. तो nasolacrimal duct जो inferior meatus में होती है, जो कि हमारे डेक्रोसिस्टाइटिस नाम की डिजीज से लिंक्ड है. The opening is covered by mucosal valve known as arsonous valve. The course of nasolacrimal duct from the lacrimal sac lies under the agar nasal. तो जो lacrimal passage है, उसमें से nasolacrimal duct से lacrimal sac जो agar nasal में located होता है. Then mucous membrane of nose. Mucous membrane of nose is thickest and vascular over turbinates. ये turbinates with thickest और vascular होती हैं. It is very thin in the region of meatus और meatus के region में बहुत thin होती है. It is pseudo-stratified ciliated columnar epithelium and contains globate cells, mucus and serous glands. तो mucous membrane जो है वो pseudo-stratified ciliated columnar epithelium से होती है और it contains globate cells, mucus and serous glands. Then lining membrane of internal nose. इसमें vestibule जो है, it is lined by following structures: skin containing hair cells, hair follicles, submucous glands, sebaceous glands. इसमें hair cells होते हैं, hair follicles होते हैं और sebaceous glands होती हैं vestibule में. तो olfactory region, which is upper 1/3 part of the nasal cavity. Olfactory region is formed by upper 1/3 of lateral wall up to the level of superior concha, corresponding part of the nasal septum and roof of the nasal cavity. From the olfactory region, जो हमारे smell के काम में आता है. In this region, mucous membrane is paler in color. Then coming to respiratory region. Respiratory region formed by lower 2/3 of the nasal cavity. In this region, mucous membrane exhibit variable thickness as follows: thickest over the nasal conchae, especially at the ends; thick over the nasal septum; very thin in the meatus; and 4. The mucous membrane is highly vascular and contains erectile tissue. Its surface is lined by pseudo-stratified ciliated pulmonary epithelium, also called respiratory epithelium, which has plenty of globate cells. तो mucous membrane respiratory में plenty of globate cells present होते हैं. Then cilia and mucus. Submandibular lymph nodes collect lymph from the external as well as anterior part of the nasal cavity. Rest of nasal cavity is drained by the upper deep cervical node, either directly or through retropharyngeal lymph nodes. तो ये lymph nodes को drain करते हैं submandibular lymph nodes and upper deep cervical lymph nodes. Then coming to blood supply of the
lateral wall, or nasal cavity. There is rich blood supply of nasal cavity. Blood supplies come from branches of the internal and external carotid artery, included branches of the facial artery and maxillary artery. The named arteries of nose are sphenopalatine and greater-palatine arteries, which are branches of the maxillary artery. Anterior ethmoidal artery, a branch of the ophthalmic artery, and branches of facial artery supplying the vestibule of the nasal cavity. Then coming to nerve supply, innervation of the nasal cavity is responsible for the sense of smell is the olfactory nerve, which sends microscopic fibers from the olfactory bulb through the from blade to reach the top of the nasal cavity. Olfactory nerve जो है सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स को सेंड करती है फ्रॉम द olfactory bulb थ्रू द क्रिबिफॉर्म प्लेट, ताकि वो नेजल कैविटी के टॉप तक पहुंच सके. And general sensory innervation is by branches of the trigeminal nerve and nasociliary nerve, nasopalatine nerve, posterior nasal branches of maxillary nerve, and remember there are two passages in the nasal cavity, not to be confused with the nostrils. The entire nasal cavity is innervated by autonomic fibers. Sympathetic innervation to the blood vessels of the mucosa causes them to constrict, while the control of secretion by the mucous glands is carried on posterior embryonic parasympathetic nerve fibers originating from the facial nerve. तो इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों फाइबर्स होते हैं नेजल कैविटी में. And lymphatic drainage. Submandibular lymph nodes collect lymph from the external as well as the anterior part of the nasal cavity. Submandibular lymph nodes जो है वो lymph को collect करते हैं. Rest of the nasal cavity is drained by the upper deep cervical nodes, either directly or through retropharyngeal lymph nodes. So thank you very much for listening to this lecture. It is an important lecture. इसमें मैंने जैसे स्टार्टिंग में आयुर्वेदिक और एनाटॉमी का जो कर्ण और नासा का कंपेयर किया था उसको आप याद रखना. अस्थियां दोनों में एक मानी है, संधियां दोनों में एक मानी है. हाँ, चरक ने अस्थियां 3 मानी जरूर है नासा में. पेशियां एक मानी है दोनों में, संधि दोनों में एक मानी है, पेशियां 2 मानी है सॉरी दोनों में. सिरा कर्ण में 10 मानी है, जबकि नासा में 24 सिराओं का वर्णन किया गया है. नासा में फण मर्म होता है और श्रेयघातक मर्म होता है. फण मर्म 2 होते हैं और श्रेयघातक मर्म 4 होते हैं. कर्ण में 2 मर्म होते हैं, विदुर मर्म, जो कि आघात लगने पर बधिरता को उत्पन्न करते हैं. तो इसी प्रकार से प्रमाण के विषय में वर्णन किया गया कि नासा का प्रमाण 2 अंगुल है और कर्ण का प्रमाण 4 अंगुल है. तो ये जो तो बातें थी जो आयुर्वेद के विषय में याद रखने वाली हैं. दूसरा, आपको क्लिकल सीरिया की प्लेक्सिस की ब्लड सप्लाई का पता होना चाहिए. कौन से मसल्स होते हैं ये नोज में वो पता होना चाहिए, याद होना चाहिए. और कौन से जो
पार्ट्स ऑल्फैक्टरी रीजन है, रेस्पिरेटरी रीजन है, वो कितना पार्ट फॉर्म करते हैं, और नेजल सेप्टम की ब्लड सप्लाई, लेटरल वॉल में क्या क्या स्ट्रक्चर है, टर्मिनेट है, मीटर सेकम्पा है, हार्टस सेमिनरिस है, इंसुलेट प्रोसेस है, इन्फंड्यूकुलम है, तो ये सारे आपको याद रखने चाहिए। और इस प्रकार से एनाटॉमी ऑफ नोज समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर। हैव अ नाइस डे।